हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और मैं राहुल शर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं फिर से एक नई वीडियो हाइट एंड डिस्टेंस की, जिसे हिंदी में ऊंचाई और दूरी भी कहते हैं। तो जो ये हाइट एंड डिस्टेंस का जो हमारा चैप्टर है, इसके लिए मुझे बहुत सारी डिमांड आ रही थी मेरे बहुत सारे बच्चों की तरफ से, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा है, जिन्होंने सब्सक्राइब कर भी रखा है। तो उनका दिक्कत था कि जो हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर है उसमें उन्हें सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो होती है चित्र बनाने में। तो चित्र बनाने में सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है, तो उसका निदान करने के लिए, उसका जो है सॉल्यूशन के लिए मैंने ये वाला जो टॉपिक है उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, कुछ चरणों में बांट दिया है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का पार्ट 1। ठीक है, तो जो पहला पार्ट 1 है उसमें मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, सो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो ऊंचाई और दूरी पार्ट 1 है, उसमें मैं आपको पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा कि आखिर ये हाइट एंड डिस्टेंस क्या है, ये जो ट्रिगोनोमेट्री में ये चैप्टर क्यों आया, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ट्रिगोनोमेट्री को क्यों लाया गया, वगैरह वगैरह सारी बातें। ठीक है, तो चलिए हम ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो पहला आता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का, वो है हमारा इंट्रोडक्शन। क्या आता है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। इसका जो है हमारा परिचय। देखिए, मैं आपको इसका कुछ परिचय देता हूं कि आखिर ये चैप्टर को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों लाया गया था। देखिए, दुनिया में कोई भी जब भी साइंस का इन्वेंशन होता है, कोई भी, अगर किसी को आज आयरन, जो स्त्री बोलते हैं, जो कपड़े करने वाली स्त्री होती है, उसके भी जरूरत पड़ी, तो उसे किसी ने इन्वेंट किया होगा तब जब उसे इसकी जरूरत महसूस हुई होगी। ठीक है, तो उसी तरह की चीजें और भी आप देख सकते हो। घर में आप एक पेंसिल की नीब से लेकर कुछ भी देख लो, जिनका भी आविष्कार हुआ वो जरूरत पड़ने के बाद ही हुआ। अगर उसकी जरूरत नहीं पड़ती तो शायद उनका आविष्कार कभी नहीं हो पाता। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका आविष्कार आखिर क्यों किया गया था, जो साइन थीटा कॉस थीटा ये सारी चीजें हैं, इनका आखिर महत्व क्या है असल जिंदगी में, हमारे रियल लाइफ में। जैसे कि मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे, हुआ करते थे, वो बोलते थे कि आखिरकार जब सर पढ़ाते थे हम लोग के टाइम में हाइट एंड डिस्टेंस, तो बोलते थे कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये फॉर्मूला याद रखना। तो हमारे दोस्त बोलते थे कि सर, इसका हमारे वास्तविक जीवन में क्या उपयोग है, क्या हम सामान खरीदने जाते हैं तब तो हम कभी साइन थीटा कॉस थीटा इस सब का नाम नहीं सुनते हैं, तो आखिर इसका काम क्या है। तो मैं आज आपको उसी चीज का महत्व बताऊंगा। देखिए, ये जो शुरुआत हुई थी, ये शुरुआत हुई थी हकीकत में हमारे पृथ्वी के ज्योग्राफी के लिए, मतलब भूगोल के लिए। जो शुरुआत किया था, इसे किया था खगोल शास्त्रियों ने। खगोल शास्त्री बोले तो एस्ट्रोनॉमिस्ट। ठीक है, जो ग्रहों का, सितारों का, इन सभी चीजों का अध्ययन करते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग खगोल शास्त्री। तो उन्होंने इसका जो है सबसे पहले जो है इंट्रोड्यूस किया था ट्रिगोनोमेट्री को। इसलिए किया था क्योंकि जो पृथ्वी से दूसरे ग्रह तक की दूरी है, आप किसी भी तरह से तो माप नहीं सकते, आमतौर पे तो मापना असंभव है। आप आज सुनते होंगे कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग 15 लाख करोड़ वर्ग किलोमीटर जो भी है, ऐसा करके कुछ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आखिर पता किसने की और कैसे की। ठीक है, तो उसका जो असल राज छुपा था वो ट्रिगोनोमेट्री में ही छुपा था। वो इसी कारण लाया गया था ट्रिगोनोमेट्री, ताकि जो ये सारा चीजों का जो हमारा असल जिंदगी में प्रॉब्लम है, ताकि इसे सॉल्व किया जा सके। उसके बाद इसे धीरे धीरे हमारे और भी चीजों में अप्लाई किया जाने लगा, जैसे कि नौका संचालन में। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, सर जॉर्ज एवरेस्ट का नाम आप लोगों ने सुना है। एवरेस्ट तो आप लोग जानते हैं, पर सर जॉर्ज एवरेस्ट, उन्हीं के नाम पे माउंट एवरेस्ट का नाम एवरेस्ट पड़ा था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया था ना, कि एक डिवाइस बनाया था थियोडोलाइट, उसको बोलते हैं थियोडोलाइट। उस डिवाइस की मदद से उन्होंने अलग अलग बहुत डिफरेंट सारे स्पॉट से जो माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई ज्ञात करने की कोशिश की थी। ठीक है, और ऊंचाई उन्होंने ही ज्ञात किया था, इसीलिए उनके नाम पर ही इस जो पर्वत है उसका नाम हो गया माउंट एवरेस्ट। ओके, तो इसका जो है और भी देखिए भिन्न भिन्न उपयोग है। तो इसे जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, इसका मतलब क्या, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर, इन सभी चीजों का भी पता लगाने में इसका उपयोग किया गया था। ओके, तो ये तो रह गया हमारा ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन, ये था हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का परिचय कि आखिर इसे लाया क्यों गया था। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है, ये जितना अभी सवाल है, इसमें जब आप बनाओगे तो आपको जो दिक्कत होने वाली है वो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे। देखिए,
तो चलिए सीधे बढ़ते हैं उधर। तो जो आपको पढ़ना है वो है पहला ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। क्या पढ़ना है आपको? ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात। देख लीजिए, इसे बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात। ये क्या होते हैं? देखिए, कुल देखा जाए तो हमारे पास, ठीक है, 6 तरह की ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। आप लोगों ने उनका नाम सुन रखा होगा, मैं शायद इस तरीके से बोल रहा हूं इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। उनका नाम है पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, आपका है सेक थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये 6 तरह के नाम। अब ये जो 6 तरह के नाम है इनका उपयोग होने वाला है। देखिए, इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा था कि साइन थीटा का बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण या फिर P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। वो आपको यहाँ ऊपर में आई बटन के लिंक में मिल जाएगा, आप वहां से जाके वीडियो को देख लीजिए वो वाला, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है। और अगर आपको पता है तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तो हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। तो मैं आपको पहले कुछ बता देता हूं इसके बारे में। देखिए, पहला साइन थीटा, अगला आता है कॉस थीटा, अगला आता है टैन थीटा, इधर कोसेक थीटा, फिर आता है हमारा सेक थीटा, फिर आता है हमारा कॉट थीटा। देख लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आप लोगों को दिख रहा है ना? ठीक है, इसका फॉर्मूला जो होता है इंग्लिश में मैं लिख देता हूं शॉर्ट में P/H, B/H, और इसका होता है P/B। इसका क्या हो जाता है हमारा H/P, इसका हो जाता है हमारा H/B, और इसका जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है B/P। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं लंब बटा कर्ण, इसे बोलते हैं हम लोग आधार बटा कर्ण, इसे बोलते हैं लंब बटा आधार, इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण बटा लंब, इसे बोलते हैं हम लोग कर्ण बटा आधार। चिंता मत कीजिए, मैं बोर्ड के सामने से हट जाऊंगा, आप लोगों को लग रहा होगा कि रास्ता जाम है, पहले पूरा लिख तो लूं। आधार बटे लंब। देख लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। देखिए, ये मैंने 6 आइडेंटिटीज लिख दी और इनका नाम भी लिख दिया। ठीक है, अब आपको इसको क्या करना है, याद करना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अच्छा, मेरी जो आई बटन पे वीडियो मैंने आपको सजेस्ट की उसमें मैंने ट्रिक नहीं बताया। देखिए, आप इसे नॉर्मली भी याद रख सकते हैं, अगर आपको किसी का ट्रिक चाहिए तो आप ट्रिक भी बना सकते हैं। देखिए, आपको ट्रिक वाली बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, इसलिए जरूरी नहीं कि मैं किसी को मैं ट्रिक इसलिए नहीं बताया ना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सब एक ही तरीके से याद करो। मान लो आप में से कोई स्टूडेंट बोलेगा, अरे नहीं ये तरीके से मुझे याद नहीं होगा, मैंने पढ़ रखा है कहीं और पर ये तरीका मुझे ज्यादा पसंद आया। तो इसलिए सबका पसंद अपना अलग अलग हो सकता है ना, तो सबका पसंद अलग अलग हो सकता है, तो सबके लिए एक ट्रिक तो काम नहीं करेगा। इसलिए आपको जैसा भी पसंद आए वैसा अपना ट्रिक बना के याद कर लो। ठीक है, बाद बाकी का जो है मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, इसका याद करने के बाद आपको क्या करना है, मैं पहले आपको बता देता हूं। देखिए, ये एक 90 डिग्री का एंगल है। क्या है? 90 डिग्री का एंगल, ये जिसमें ये एंगल है हमारा 90 डिग्री। हम मान लिए कि ये P है, P मतलब लंब है, हिंदी में से लंब भी लिख सकते हैं। अच्छा, ये क्या है हमारा B, B मतलब आधार, और ये क्या है H, H का मतलब होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनियस। देखिए, अब जरूरी नहीं कि ये ही लंब हो, ये भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? आप इसे इस तरह से अगर घुमा दोगे तब ये किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा ना, दिखेगा। तो इसलिए इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन लंब होता है और कौन कर्ण। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, जब आगे मैं सवाल पढ़ाऊंगा तब आपको मैं बता दूंगा कि कैसे पहचानोगे आप कि कोई लंब कौन सा है, कोई कर्ण कौन सा है। चलिए ठीक है, इसके बाद में हम बढ़ते हैं आगे अपने सवाल की तरफ। मैंने आपको इतना पढ़ा दिया,
अब इसके बाद जो है मैं आपको एंगल के बारे में बताता हूँ। देखिए, आपको इसमें सारा एंगल का वैल्यू याद रखना पड़ेगा। जैसे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू आपसे पूछ दूं तो क्या होता है, आपको बताना पड़ेगा हाफ होता है, यानी कि 1/2 होता है। ठीक है, या फिर मैं पूछ दूं tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है अभी तक तो आप मेरी ट्रिक वाली भी वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक में, और आई बटन पे भी यहाँ शो कर रहा होगा, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो आप दोनों जगह से जाकर देख सकते हो इसे। और अगर आप वो ट्रिक वाली वीडियो देखोगे तो मेरा, देखिए, ये मेरा मानना है कि आपको मैं बोल सकता हूँ कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि मैंने कुछ इस तरीके से ही समझाया है कि आपको वो जल्द से जल्द याद हो जाए। पर कहते हैं ना, इस सफलता के लिए अभ्यास करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जब तक अभ्यास नहीं करोगे तो आपको उसका जो फल है नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि मैं अभ्यास करूं ही ना और कुछ भी याद हो जाए, तो वैसा नहीं होता है। तो आपको अभ्यास करना पड़ेगा, जो मैं पढ़ाया हूं उसका आपको अभ्यास करना पड़ेगा। वो एंगल का आपको ऐसे याद नहीं होगा, आपको एंगल याद करना पड़ेगा। चलिए, तो उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है। अगर मैं एंगल चार्ट बनाने बैठ गया तो बहुत ही समय लग सकता है। आप उसे पहले उस वीडियो को जाइए, देख कर आइए, उसके बाद ही आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक दिक्कत होती है तो। और नहीं, अगर आपको याद है एंगल तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, हम सीधे सीधे अपने बढ़ते सवाल की तरफ। तो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ एक्टिविटी, एनसीईआरटी का एक्टिविटी है हमारा क्या, 9.1। ठीक है, तो एनसीईआरटी का एक्टिविटी 9.1 पढ़ाऊंगा मैं। पहला सवाल, अच्छा मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए, आप में से पहले बहुत सारे बच्चे ये बात को नहीं समझ पाते हैं कि जो किताब में दे दिया वही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, नया एजुकेशन पॉलिसी तक ला दिया गया ताकि बच्चों को डेवलप किया जा सके, वो रट्टू तोते जैसे नहीं पढ़े। तो आप लोगों को ये बात समझना होगा कि आपको मैं सिर्फ एनसीईआरटी का ही एक्टिविटी करा दिया, दूसरे बुक से करा दिया तो नहीं, एनसीईआरटी का एक्टिविटी नहीं कराया तो ये अच्छा बात नहीं है। हमारे एग्जाम में आएंगे तो हम क्या करेंगे, ये आप आदत छोड़ो। ये समझो, आप उस सवाल को गहराई से समझो कि वो बेसिक कॉन्सेप्ट बना कैसे। अगर मैं आपको आज पढ़ा पा रहा हूँ तो मैंने भी कल इसे सीखा था, मैं भी कल आप ही की तरह था, मुझे भी कुछ नहीं आता था। तो आपको इसे समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं सवाल की तरफ। यहाँ देखिए, दे रखा है एक सवाल, ये एनसीईआरटी का पहला सवाल है एक्टिविटी 9.1 का। सर्कस का एक कलाकार है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टाइप के सवाल में एक ग्राउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैं यहाँ पिक्चर बना देता हूँ, एक ग्राउंड बनाएंगे। ग्राउंड का मतलब जमीन का एक लेवल बना देंगे। ठीक है, तो क्या बोला है कि सर्कस का एक कलाकार था जो कि 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ा हुआ था। ठीक है, अब रस्सी किस तरीके से, ये आपको पता अभी तक नहीं चला है। जो अच्छी तरह से तनी हुई है, यानी रस्सी जो है एकदम टन के है, कस के। ठीक है, एकदम स्ट्रेट है, ना कि ऐसा ना ऐसा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बोल रहा है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यानी कि भूमि पर एक खंभा रखा हुआ है, एक साइड में मैं खंभा बना देता हूं। ठीक है, और उसके शिखर से रस्सी बंधा हुआ है यहाँ पे। अब हवा में तो रस्सी नहीं बंधेगी, हवा में तो रस्सी नहीं बंधेगी, यानी इसे ग्राउंड से ही बांधा गया है इस तरीके से। ठीक है, बोल रहा है कि भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर, खंभा है उसको शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ, ये जो जमीन का लेवल है उसके साथ जो डोर यानी कि जो ये रस्सी है, ठीक है, उसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो 30 डिग्री हो। 30 डिग्री क्या हो, 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करना है। अच्छा, ये सब समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ मैंने नहीं बताया था। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहीं पे समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, ज्यादा देर नहीं लगेगी। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसे हम लोग बोलते हैं उन्नयन कोण या फिर उन्नत कोण भी बोलते हैं इसे। अगला आता है एंगल, देख लीजिए, ऑफ डिप्रेशन, इसे हम लोग बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं हम लोग, अवनमन कोण। ठीक, देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। पहले इंग्लिश वालों के लिए मैं बताता हूँ। एंगल ऑफ एलिवेशन आप इस तरीके से समझो, आप एलिवेटर का नाम कभी सुने थे ना, वो चलने वाली ऑटोमेटिक सीढ़ी, उसका मतलब क्या होता है, आप
देखिए ये एंगल ऑफ एलिवेटर, मान लीजिए ये चलने वाली सीढ़ी है, ये सीढ़ी है चलने वाली। अगर आप यहाँ पे थे तो आप चल के ऊपर जाओगे ना, यानी कि आप तिरछे जाते हो इस तरीके से ऊपर, यानी अगर कहीं एंगल ऑफ एलिवेशन बोल दिया यानी कि जमीन से देखना है ऊपर की ओर। ओके, ये एलिवेटर से आप याद रख लेना। डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? धंसा हुआ। देखिए आप डिप्रेस होते हैं यानी आप बहुत ही लो फील कर रहे होते हैं, अच्छा नहीं फील कर रहे होते, यानी कम। डिप्रेशन ऐसे भी बोलते हैं, गड्ढों वड्ढों को भी बोला जाता है, ये डिप्रेस्ड है। ठीक है, यानी कि वो आएगा हमारा ऊपर से नीचे। ठीक, आप देखिए पहचानेंगे कैसे? कहीं बोल दे उन्नयन कोण या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो पकड़ेंगे कैसे? मैं इसी सवाल में बता देता हूं। वो बोल रहा है कि यदि जमीन के साथ बोला है ना, जो डोर यानी कि रोप, जो रोप मतलब रस्सी होती है, वो एंगल बना रहा है कितना हमारा 30 डिग्री, ये वाला एंगल हो रहा है 30 डिग्री। आप कोई पूछ दे ये एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो आप क्या करोगे? देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन जानने का बहुत ही सरल तरीका है। ठीक है, आपको क्या करना है ना, पहले देखो यहां से आप ऊपर देख रहे हो ना, एलिवेटर वालों का बात करेंगे तो सीढ़ी ऊपर चढ़ता है, तो यानी एंगल ऑफ एलिवेशन है कि नहीं? ठीक, अच्छा एक और भी तरीका है। क्या तरीका है? देखिए अगर मैं किसी पॉइंट से ऊपर की ओर देख रहा हूं तो एक सीधा लाइन बनाया, सीधा, सीधा का मतलब इस तरीके से सीधा बनाने बोल रहा हूं। सीधा बनाया लाइन, तो सीधा बनाया लाइन तो आप क्या देख रहे हैं ना कि ये लाइन जमीन पे बन गया, जमीन है ये, तो जमीन के साथ बना। अगर कोई जमीन के साथ बना, जमीन के साथ बना एंगल, तो हमेशा क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि उन्नयन कोण। ठीक, आप देखिए मान लीजिए मुझे कोई पूछ देता इस एंगल से, इस पॉइंट से, ये जो हवा में यहाँ पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं, यहां पे मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये हवा में इस जगह से, और मैं जमीन पर देख रहा हूं। कहां देख रहा हूं? इस जगह खड़ा है कोई इंसान और देख रहा है जमीन पर इस पॉइंट को। तब किस तरह से? अब देखिए यहां से एक सीधा लाइन मैंने बोला ना खींच दो, तो ये क्या जमीन है? जमीन तो यहां है, वो तो हवा है। जब हवा में रहे, हवा के साथ बनाए, हवा के साथ, ठीक है, आप पहचान नहीं सकते हो। बिल्ली चूहा देखा है ना, टॉम एंड जेरी, उसमें क्या होता है? ये आदमी देखते बिल्ली जो है सीधे चलती जाता है हवा में ही, कुछ देर तक चलता है, फिर देखता है जमीन है तो गिर जाता है। उसी तरह से समझ लो ये जो दोनों रेखाएं हैं ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है, हकीकत में ये नहीं होती है, मतलब कि इमेजिनरी लाइन है ये। तो हवा में जो है, हवा के साथ, तो अगर कोई जो है किसी भी पॉइंट से अगर हवा के साथ बनाना पड़ जाए तो इसका मतलब वो हो गया हमारा एंगल ऑफ, क्या हो गया? डिप्रेशन या फिर अवनमन कोण। ठीक है, आप ऐसे भी तो समझ सकते हो कि ये जो आदमी है वो देख रहा है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर देख रहा है तो ये डिप्रेशन का मतलब नीचे भी होता है, कम भी होता है, ठीक है। इसलिए चलिए बहुत हो गया, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। तो देखिए इस सवाल में कुछ भी चर्चा नहीं किया है, इस सवाल में कुछ भी चर्चा नहीं किया है। क्या चर्चा नहीं किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन है, डिप्रेशन, ये सिंपली दे दिया। चलिए अब बनाते हैं। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ता है। 20 मीटर लंबी रस्सी, रस्सी तो यही है ना, 20 मीटर लंबी है, ठीक है। अब बताना है हमें ये जो देखिए कहाँ है, खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंबा हमारा ये था ना, खंबा ये था ना, इसका नाम दे देते पहले हम, ये ट्राइंगल का ABC। एक खंबा को ऊंचाई को मान लिया मैंने X, ठीक है। अब देखिए बनाते कैसे, पहले जो दिया हुआ है उसी में काम चलाओ, है ना, जो दिया हुआ है उसी में काम चलाओ। अभी मैं YouTube पर वीडियो ही बना रहा हूं तो मेरे पास जितने साधन है उतने में ही काम चला रहा हूं ना, तो उसी तरह से आपको ये सवाल में जितना दिया है उतना में ही काम चलाओ। ये दिया है, ये नहीं दिया है ना, ये दिया है और ये दिया। अब कहे कि ये कहाँ दिया है, ये X मान लिए ना, इससे भी काम चल जाएगा हमारा, X और ये, ठीक है।
तो ये दोनों से ही हमको काम चलाना पड़ेगा। ये क्या है बताइए तो, ये है लंब यानी कि परपेंडिकुलर, मैं ब्रैकेट में P लिख देता हूं, वो है हमारा कर्ण, ठीक है, उसे हाइपोटेनियस भी बोल सकते हैं। तो यानी लंब कर्ण से ही काम चलाना है। अब काम चलाने का मतलब क्या हुआ, काम चलाने का मतलब कोई ऐसा आइडेंटिटी बनाओ जो इन्हीं दोनों से मिलकर बनता हो। यानी कि अगर हम एक को ऊपर रख दे, एक को नीचे रख दे, यानी कि अगर लंब बटा कर्ण कर दे यानी कि P/H, तो बताओ तो ये किसका होता है फॉर्मूला, साइन थीटा का होता है। अब उल्टा कर दे, कर्ण बटा लंब कर दे यानी कि H/P कर दे, ये किसका होता है बता दो जल्दी से, ये होता है कोसेक थीटा का, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो नहीं बन सकता है, बटा में करके ये एक ऊपर एक नीचे या एक नीचे एक ऊपर इसी तरह से कर सकते, इससे ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन सकता। यानी कि अगर आप जो फॉर्मूला लिखो या तो साइन थीटा लिख दो या फिर कोसेक थीटा। तो चलिए इसका बाद क्या करते हैं हम देखते हैं। देखिए आपका मन मर्जी है, कुछ भी लगाइए, हम लगा देते हैं क्या, हम लगाते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है हमारा P/H यानी कि लंब बटा कर्ण। देख लीजिए लंब बटा कर्ण, बहुत गर्मी है इसीलिए इतना पसीना आ रहा है, दिक्कत हो रहा है पंखा चालू करने के बाद भी। देखिए लंब बटा कर्ण, लंब लंब क्या है, अब ये पकड़ना बहुत ही मुश्किल लगता है कि नहीं कोई को, ये लंब है ये लंब है, क्या मान ले, जबरदस्ती आप इसे नहीं मान लोगे। देखिए जिस एंगल का साथ में निकालना है 30 डिग्री का यूज करेंगे ना, तो 30 डिग्री का सामने वाला हम आपको, अगर आप शुरुआत का जो मेरा इंट्रोडक्शन है उसमें आप जाओगे तो उसमें मैंने बता रखा है कि कोई भी छोटा एंगल है ना जिसका भी बात कर रहा है, उसका सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर यानी कि लंब होता है, ठीक है। यानी कि 30 डिग्री के सामने x है, x हमेशा ही लंब होगा। अब कर्ण, कर्ण तो फिक्स है, वो जो ढलान जैसा लाइन रहता है यानी कि 20। तो देखिए साइन थीटा बराबर x बटा 20, साइन थीटा का मान रखते हैं, थीटा मतलब एंगल का वैल्यू यानी कि 30 डिग्री बराबर x बटा 20। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है हमारा 1/2 होता है, ओके। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और इसका बराबर x/20 लिख दिए। आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना माने इसका इससे किए, x का 2 से किए और 20 का 1 से किए। तो x का 2 से करेंगे तो 2x हो गया गुना होके, और 20 का 1 से किए तो 20। अब ये उधर चल गया डिवाइड में, कट गया, तो x बराबर आ गया 10 मीटर। बस यही था हमारा हाइट आ गया कितना, x हम किसको माने थे, हाइट को ना, तो हमारा हाइट आ गया 10 मीटर यानी कि खंबा का ऊंचाई आ गया 10 मीटर। देखिए अभी तक एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन नहीं दिया है, आगे आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आगे की सवाल की तरफ। देखिए ये एनसीईआरटी एक्टिविटी 9.1 का सवाल 2 दे रखा है क्या हमारा, हिंदी में बताता हूं मैं, ठीक है। आंधी चली, आंधी आने से क्या हुआ कि एक पेड़ टूट गया, ठीक है। एक पेड़ बनाते हैं, देखिए एक पेड़ था पूरा लंबा, वो क्या हुआ ना बीच से कहीं से ब्रेक कर गया, टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कि जो टॉप ऑफ द ट्री है, जो पेड़ का ऊपर वाला भाग है यानी कि वो ऊपर वाला पोर्शन इस तरह टूट के मुड़ जाता है कि वो जमीन को छूने लगता है। मैं आपको बताता हूं किस तरह से, मतलब कि यहां बना देते हैं चित्र। पेड़ था, ये पेड़ था, इसका जो मान लीजिए ऊपर वाला भाग है ये इमेजिनरी कर दिए क्योंकि ये तो टूट के अभी छूने लग गया ना, पहले यहां तक था हाइट, यहां से यहां तक एक ट्री है, ठीक है, ट्री है, आप ऐसे ट्री से समझ सकते हो, ये एक ट्री है, ठीक है। एक ट्री था, जब टूट गया ना तो इसका जो एंड पोर्शन है वो यहां टच करने लग गया, ठीक है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से पेड़ टूट जाता है किसी जगह से और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। देखिए मुड़ गया कि वह पेड़ का शिखर जो है, इसका जो पेड़ का शिखर है वो जमीन को छूने लग जाता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। जमीन के साथ उसने बोला 30 डिग्री का कोण। अब मैंने बताया ना
कि अगर जमीन के साथ कभी भी बोले तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अरे आप जमीन से ही ना हवा में जाओगे एलिवेटर पे, कि हवा से ही चले गए? ऐसे तो आते हैं एलिवेटर से ही आते हैं, पर मैंने समझने के लिए बताया एलिवेटर का मेन मकसद ऊपर पहुंचाना ही रहता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बोल रहा है कि पेड़ का जो पाद बिंदु, इसका मतलब ये जो बेस है, ये बेस है, ठीक है, पेड़ का जो निचला हिस्सा है, ठीक है, और वहां से लेकर पेड़ जहां छूता है उतना तक का दूरी है हमारा 8 मीटर का दूरी है। यानी इस जगह से लेकर इस जगह तक का दूरी कितना है हमारा 8 मीटर। तो पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करिए, यानी कि ये वाला माना है x। देखिए सेम टाइप का सवाल है उसी की तरह से, पर पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है। आप इसको मैंने x माना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां तक के पोर्शन को ही x माना है, ठीक है, ये पूरा पोर्शन को नहीं माना है। पूरा पोर्शन कैसे निकालते हैं हम बताएंगे। पूरा पोर्शन यहां से यहां तक का हाइट हमको पता करना है, ठीक है, और हम माने यहां से यहां तक का x। देखिए वही चीज है, हम कहते हैं ना जो दे रखा है उसी में काम चलाओ। यहाँ पे ये क्या है, देखिए इस एंगल का सामने वाला है तो ये लंब हो गया, लंब हो गया, ये लंब, यानी कि इसको P भी बोल सकते हैं। ये दे रखा है हमारा कितना x, और बेस दे रखा है, बेस यानी कि आधार दे रखा है हमारा 8। अब इसी में फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपल फॉर्मूला P/B tan थीटा का होता है ना, लंब बटा आधार, वही वाला लगा देते हैं। तो देखिए tan थीटा बराबर P/B। आप इसका नाम दे दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा, A B C और D, ठीक है। तो tan थीटा बराबर P क्या है, P हम माने हैं BC को, और B किसको माने हैं, CD को। तो tan थीटा का वैल्यू देखिए दिया हुआ ना 30 डिग्री, देख लीजिए दिया हुआ है ना। अब जो हमारा BC है, BC का मतलब हाइट जो है वो हम लोग x माने थे, ये हाइट जहां से पेड़ टूटा है, और जो CD है वो हमारा दे रखा है 8 मीटर। ओके, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना था, 1/√3 होता है ना, x/8 आ गया ये हमारा। अच्छा, आ जाने के बाद क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x√3 = 8 आ गया ना, आ गया। अब देखिए x बराबर हो गया 8/√3, ठीक। आप इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हो, कैसे, जो नीचे में दिया है उसी से ऊपर नीचे गुना कर लो, यानी कि 8√3/3 भी से लिख सकते हो, आपकी मर्जी। देख लीजिए कैसे किया मैंने। ये 30 डिग्री सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार P/B, ठीक है। tan 30 डिग्री बराबर लंब है x और बेस है 8। उसके बाद इसका 30 डिग्री था तो 1/√3 बराबर x/8, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो x का √3 से 8 का 1 से, और x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए इसका बाद क्या करना है, हमारा मेन मकसद था ये हाइट निकालना, इतना कम रहा है ना, हम यहाँ से यहाँ तक जान गए कितना 8√3/3, इतना तो जान गए, ये हिस्सा कम रहा। अच्छा एक बात बताइए, यही हिस्सा ना मुड़ के यहाँ आ गया था, ये जो हिस्सा दिख रहा है आप लोगों को बोर्ड पर, यहाँ से यहाँ तक, यही हिस्सा ना मुड़ के यहाँ छू रहा है, तो यानी कि जो हाइपोटेनियस है वही तो है हमारा ऊपर वाला हिस्सा, तो हम हाइपोटेनियस नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, हाइपोटेनियस भी निकालने के लिए वही करेंगे, हाइपोटेनियस को हम लोग y मान लिए, ठीक है। चलिए इसको मैं लिख लेता हूं कहीं साइड में, x = 8√3/3 लिख लेता हूं। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए अब क्या करना है, इसको y मान लिया इसको, ठीक है। किसे, ये जो पेड़ का ये जो हाइपोटेनियस था हमारा कर्ण टूटा हुआ, तो y और 8 या फिर ये दोनों से भी काम चला सकते हैं, आपका मर्जी जिससे आप चलाना चाहते हैं चलाइए। तो हम चला लेते किसी से भी, तो देखिए ये दोनों का काम चलाते हैं, तो ये हो गया h/b। अच्छा h/b किसका होता है, सेक थीटा का ना, सेक थीटा का हो जाता है h/b, तो सेक 30 डिग्री का, और h हो गया हमारा क्या y, और b हो गया क्या हमारा 8,
ठीक। अब सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, देखिए सेक 30 का वैल्यू याद रखने के लिए हम बताए थे, सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होता है। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2, तो उसका उल्टा हो गया 2/√3 बराबर y/8। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आ गया 16/√3। ठीक है, दिख रहा है ना बोर्ड पे। इसका भी रेशनलाइजेशन कर देते हैं, 16 गुने √3, सॉरी ये इक्वल टू है 16 गुना √3/√3 गुना √3, तो y बराबर कितना हो गया 16√3/3 हो गया ना। बस यहां तक आ गया। अब चलिए y बराबर 16√3/3 था, y बराबर 16√3/3 था। अब देखिए क्या करना है, ये जो पूरा हाइट है उसको हमको निकालना है, पूरा हाइट यानी यहां से यहां तक। तब पूरा हाइट क्या हो गया हमारा AB, तो AB यहां नाम लिख रखा है मैंने AB बराबर क्या था BD। ठीक है, और वही y है ना, ठीक, तो यानी कि ये हो गया। और BC हम लोग निकाल लिए थे, वही x है। ठीक है, यानी पेड़ का ऊंचाई, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितना हो गया, टोटल ऐड कर देते हैं, AB प्लस इसको और इसको ऐड कर दिए तो कितना हो गया 8√3/3, ये वाला यहां से यहां तक, प्लस 16√3/3 यहां से यहां तक 16√3/3, एलसीएम ले लिया गया 3, 8√3 प्लस 16√3, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 8 और 16 कितना 8 और 14 यानी कि 24√3/3, 3 8 24, यानी कि आंसर आ गया हमारा 8√3 मीटर। बस यहाँ तक है। उम्मीदन है आपको समझ में आया होगा। देखिए ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट ये बहुत ही लंबा है, ठीक है, इसलिए मुझे इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। मैं इस चैप्टर को एक्चुअली कराना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि बहुत ही ज्यादा होता है, पर आप पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो, इसके कुछ पार्ट में मैं आपको बता दूंगा मैथ। जब ये सारा हो जाएगा ना तो इसका जो मेन मुद्दा है वो मैं आपको बताऊंगा कि चित्र कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं एक अलग से पार्ट लेकर आऊंगा। तो बस आज के लिए वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर आपको पसंद आता है हमारा वीडियो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो ये सारे जो है पार्ट्स उसके लिए वीडियो तो आएगी ही, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतने रहने देते वीडियो, धन्यवाद।